सो हे दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया है एंड सोलो लेवलिंग मानहुआ के लिए आपने लंबा इंतजार भी किया है। मैं आप लोगों को दोस्तों एक ही बात बताऊंगा, सॉरी। और उसी के साथ साथ बाकी जो 2 एपिसोड में आप लोगों को बेकार एडिट देखने को मिला था, इस एपिसोड से वो बिल्कुल सुधर जाएगा। आप लोग आज का एपिसोड देखना, एकदम अच्छा क्वालिटी और मतलब तगड़ा सब कुछ है एकदम। आप लोगों ने जो जो बोला था कि पेज थोड़ा हेजी होता है, सब कुछ वगैरह वगैरह, मैंने एक्स्ट्रा और भी टाइम दिया है। करीब 2 से 3 घंटे मैंने एक्स्ट्रा दिया है एडिट के लिए, ताकि आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। तो आज का एपिसोड ज़रूर देखना। आशा करता हूँ कि आपका नज़रिया आज पूरा बदल जाएगा और आप लोगों के दिल में सच में आज कोई भी शिकवा गिला तो नहीं रहेगा। तो कमेंट करते रहो और देखते रहो एपिसोड्स, मांगा मानहुआस के मज़े लेते रहो साथ ही साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक दीवार जिसे लांघना नामुमकिन होता है। फ्रॉस्ट मोनार्क इधर जिन्वो को देखने के बाद कहता है, हम दोनों में जो ताकत का अंतर है वो बिल्कुल सामान्य है। और उसके बाद जिन्वो अचानक से एक डिटोनेटर मैजिक करता है, जिसे हम देखते हैं वो धीरे धीरे शहर में और पृथ्वी के एक अंश में फैलने लगता है। और उसके बाद वो डिटोनेटर मैजिक पूरे पृथ्वी ग्रह को ढक लेता है। डिटोनेटर मैजिक वो होता है जिसके माध्यम से हम किसी को ढूंढ पाते हैं। तुम मुझे मिल गए। फ्रॉस्ट मोनार्क के अंदर भी एक फीलिंग मौजूद है, एक ओपनिंग, एक पोर्टल, जो कि मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। उसके और मेरे बीच में जो दूरी है वो सामान्य है। अगर मैं इस वक्त में उसे मार देता हूँ तो ये मेरे लिए काम का साबित होगा, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे लिए एक दर्दनाक मौत मेरा इंतजार कर रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए फ्रॉस्ट मोनार्क इधर जिन्वो के ऊपर अपने त्रिशूल से हमला कर देता है। मुझे एक ही वार में उसे खत्म करना होगा। वो अपने त्रिशूल से इलेक्ट्रिक वेव्स निकालने लगता है और तेजी के माध्यम से उसे जिन्वो की तरफ आगे बढ़ा देता है। जिन्वो के सामने वो हमला आता है, वो अपने हाथ को आगे करता है और उसके बाद वो उस हमले को रोक लेता है और सभी बिजली के हमले रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद जिन्वो के आसपास से निकल जाते हैं। ये कैसे हुआ है? तो यही है शैडो मोनार्क की असली ताकत। यही हम में से सबसे ताकतवर मोनार्क की शक्तियां है और वही फ्रैगमेंट ऑफ द ब्राइट लाइट का पावर है। मैं तुम्हें आखिरी के लिए बचा के रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना जब तक कि मैं उस बीस्ट को खत्म करके यहाँ पर नहीं पहुँच जाता। मौत की गंध मेरे आसपास ही मौजूद है। हम उस बीस्ट मोनार्क को देखते हैं जो कि रेड गेट पोर्टल से बाहर निकलने लगता है। अगर फ्रॉस्ट मोनार्क जिंदा बचता है तो मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा कि मैं वहां से ऐसे भाग आया, लेकिन मुझे यहाँ पर आने में देर हो गया। लेकिन जब तक ड्रैगन मोनार्क यहाँ पर नहीं आ जाता उससे पहले मुझे यहाँ पर छुपना होगा। लेकिन उसके तुरंत बाद ही बीस्ट मोनार्क के पीछे हमला हो जाता है। वहीं पर ही बीस्ट मोनार्क समझ जाता है कि उस पर हमला हुआ है। वो बिल्कुल भी एक टक आगे नहीं बढ़ पाता। ये और है, मुझे ये मत बताना कि इस हवा में मौत की गंध मौजूद है। एक अनोखा ताकत का अंतर जिस जगह पर मैं चाहकर भी नहीं जीत सकता और ना ही मैं भाग सकता हूँ। मैं अपने अनुभव के साथ इस ताकत के अंतर को समझ सकता हूँ। अपना सर झुकाकर इस ताकत को सम्मान देना चाहिए और मेरा अनुभव, मेरा इंस्टिंक्ट मुझसे यही कह रहा है। ओह शैडो मोनार्क, मैं बीस्ट की आपसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना चाहता था और मुझे कृपा करके इस गुस्ताखी के लिए माफ कर देना और मुझे आप कृपा करके अपनी सेना में जगह दे दीजिए। भविष्य में ड्रैगन के मोनार्क अपनी सेनाओं के साथ यहाँ पर हमला करने के लिए आएंगे और मैं मेरे बीस्ट आर्मीज के साथ यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आऊंगा। फिर तो अच्छी बात है। क्या वो मान गया? ये बस एक बेवकूफी भरी बात थी। मैं उसकी मदद नहीं करने वाला। पर वो सचमुच का शैडो मोनार्क होता तो मुझे कभी भी माफ नहीं करता, क्योंकि मैंने उसके साथ एक बार धोखा किया था और मैंने उसे मार के उसकी फसल लेने की कोशिश की थी। मुझे इस बात की खुशी है कि इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ, नादान, नासमझ होते हैं। जब तक ड्रैगन मोनार्क यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक के लिए मुझे इस इंसान का साथ देना होगा और जब वो वक्त आएगा तब मैं तुम्हारी सेना को तहस-नहस कर दूंगा। मैं आपकी सेवा बिल्कुल श्रद्धा है। लेकिन उससे पहले हमें एक समझौता कर लेना चाहिए।
मेरे दिल पे तुम्हारे पंजों से दिए गए 5 घाव मौजूद है। मैं तुम पर 5 हमले करने वाला हूँ। अगर तुम उनसे बच जाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम किंग ऑफ द बीस्ट के साथ गुस्ताखी कर रहे हो। आखिर तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? ये सब बताते हुए गुस्से में वो जिन्वो पर हमला कर देता है। अगर मेरी जिंदगी का अंत यही भरी होने वाला है तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। जिन्वो इधर अपना सिंगल ब्लेड निकाल लेता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद जिन्वो बिजली की तेजी के साथ उस पर हमला कर देता है। बीस्ट मोनार्क उस हमले से बच नहीं पाता है, जिसके चलते उस पे घाव लग जाता है और हम उसका हाथ देखते हैं जो कि हवा में उड़ जाता है। ये तो बस एक ही हमला था, अभी भी 4 और बाकी है। तैयार हो जाओ 4 हमले और झेलने के लिए। और इधर हम फ्रॉस्ट मोनार्क को देखते हैं जो कि ऊपर छलांग मारने के बाद नीचे देख रहा था कि वहां पर क्या हो रहा था। मुझे इस चीटी के बारे में नहीं पता कि यह इंसानों को कैसे हील कर रहा है, लेकिन यही बस एक तकलीफ की बात नहीं है। मैंने उसे पहले ही देख लिया था। मृतों के राजा का नाइट, शैडो आर्मी का इग्रिस। इग्रिस तेजी से आगे बढ़ रहा था फ्रॉस्ट मोनार्क पर हमला करने के लिए। तो यही शायद इसकी पूरी ताकत होगी। मुझे भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। हालांकि ये शैडो मोनार्क की ताकत से ही खुद को ताकत दे सकता है। ये अपने माना को रिकवर भी कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बस ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। इग्रिस जो फ्रॉस्ट मोनार्क के ऊपर हमला करता है वो उससे बचते हुए मन में सोचने लगता है। कुछ भी उल्टा सीधा करने की जरा सी भी कोशिश मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक शैडो होकर मेरे सामने टिक सकते हो? तो उसके बाद इग्रिस अपना तलवार जमीन पर गाड़ देता है और वहीं से ही पोर्टल ओपन हो जाता है और वहां से जिन्वो निकलने लगता है। इग्रिस अपना सर झुकाता है। जिन्वो धीरे धीरे करके पोर्टल से बाहर निकलने लगता है। तो अभी फ्रॉस्ट मोनार्क की बारी थी उसके खत्म होने का। ये सब तो जिन्वो कुछ नाखून सामने की तरफ फेंकता है। उन्हें देखने के बाद ही सभी को समझ में आ जाता है कि वो बीस्ट मोनार्क के ही नाखून थे। बीस्ट मोनार्क कभी मारा जा चुका है। बस वो यहाँ से कुछ मिनट के लिए गया था और इस वक्त में ही उसने बीस्ट मोनार्क को खत्म भी कर दिया। ब्लैक मोनार्क, बीस्ट मोनार्क और तुम फ्रॉस्ट मोनार्क, तुम तीनों का मौत बाकी सभी मोनार्क्स के लिए एक चेतावनी साबित होगा। फ्रॉस्ट मोनार्क इधर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जिन्वो इधर अपने 2 ब्लेड से उस पर हमला कर देता है। लेकिन उसके बाद भी फ्रॉस्ट मोनार्क अपने मुंह से एक फ्रॉस्ट का वेब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो उसका मुंह दबा देता है और उसे वहीं पर ही रोक लेता है। और उसके बाद उस ब्लेड को निकालकर उस पे फिर से हमला करता है और वो बीस्ट चौथी स्ट्राइक में ही मारा गया था। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम कितनी देर टिकने वाले हो। हम देखते हैं इधर फ्रॉस्ट मोनार्क का शेल धीरे धीरे फटने लगता है। और फिर फ्रॉस्ट मोनार्क हवा में गायब हो जाता है। वो धीरे धीरे कण में बदल जाता है और हवा में ही उसका अस्तित्व गायब हो जाता है। मेरे राजा, आखिर उस इंसान का क्या हुआ जिसने मेरी रक्षा की थी? वो अचानक से ही इस जगह से गायब हो गया। जिन्वो उस हथियार को जमीन से ऊपर उठाता है। मुझे लगता है कि यही देवता की असली ताकत है, और अगर मैं देवता की ताकत को एक सामान्य इंसान की शरीर में ग्रहण करता हूँ तो ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी ये अच्छा है, आखिरकार मुझे पता था कि मेरा अंत ऐसे ही होने वाला है। और उसके बाद जिन्वो वहां पर आकर उसके पैरों के सामने वो तलवार फेंक देता है। आपको आखिर क्या लगता है, आप वहां से ऐसे ही आ जाएंगे और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा? कुछ भी बिना बताए आप फिर से कैसे जा सकते हैं? जिन्वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, पिताजी। जिन्वो उस इंसान को अपना पिता बताता है।
एक बड़ा सा गेट जिसे फोर्थ डेमोनिक बीस्ट यहाँ से बाहर आता है। उस डंजन में बॉस को हराने के बाद तुम्हें वहां से 1 घंटे के अंदर ही निकलना होगा। लेकिन मेरे पास कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। मैं उस डायमेंशनल ट्रैप में फंस गया था, इसलिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। रूलर्स ने मेरी ताकत मांगी है ताकि मैं मोनार्क्स को काबू कर सकूं, और साथ ही साथ शैडो मोनार्क को भी, जो कि अभी अभी जन्मा है। भागने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। इसके बावजूद मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके बाद मैं बस रूलर्स की चाहत के साथ ही इस दुनिया में लौट सकता था, इस पृथ्वी पर, लेकिन एक भारी दबाव के साथ। लेकिन आखिर में मैंने वो दायित्व नहीं निभाया जो मुझे निभाना चाहिए था। और उसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वो उस जायंट बीस्ट को मार गिराता है और उसके पापा उसे वहां से दूर से देख रहे थे, जबकि मुझे ये मालूम था कि इंसानों की शरीर और उनकी ताकतें सब कुछ इन सभी के सामने बेकार है। मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था, बस एक दूरी से देखने के सिवाय। सच कहूँ तो लेकिन आखिर में रूलर्स ने यह सोचा कि शैडो मोनार्क के प्रति उनका भावना बदलना होगा, और आखिर में उन्होंने तरकीब बदल ली। और आखिर में द ब्राइटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट ने मुझ पर एक नया फरमान जारी किया, तुम शैडो मोनार्क की हिफाजत करोगे। उन्हें इस बात पर भरोसा था कि मोनार्क्स को रोकने के लिए शैडो मोनार्क की ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो एक जो इन सभी चीजों को रोक सकता है, जहाँ पर सभी सैनिक, वो भी ड्रैगन किंग के, जो कि स्वर्गीय सेनाओं के साथ लड़ने वाले हैं। ये एक भारी दाव था, और उन सभी को ये भी नहीं पता था कि वो इंसानों में छुपा हुआ है या फिर मोनार्क्स के बीच में। लेकिन अभी ये पता है कि अंजाम क्या होने वाला है, इसलिए उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद की थी। मैं तुम्हें अपना ये रूप नहीं दिखाना चाहता था। पिताजी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? हाँ, कभी कभी। मुझे तुम माफ कर देना। जब मैं पहली बार हंटर बना था, जब भी मैं मौत के कगार पर था, जब भी मैं बार बार माँ और जिन्हा को देखने के लिए तरसता था, उस वक्त आप मेरे दिमाग में आ जाते थे। और जब जब ऐसी चीजें होती थी तब तब मैं आपसे नफरत करता था। लेकिन मुझे आपकी बहुत याद भी आती थी। आपका आखिर इस बारे में क्या कहना है? क्या मुझे अब याद करते थे? नहीं, हम सभी को। मैंने तुम्हें बहुत याद किया था, हर वक्त याद किया था। मुझे यह भी पता था कि तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मुझे इस बात से खुशी थी कि मैं तुम्हें दूर से भी देख सकता था। उसके बाद जिन्वो के पापा धीरे धीरे खड़े होते हैं और वो जिन्वो को हक कर लेते हैं। तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। क्या वो सभी रूलर्स हैं जिन्होंने बस आपका इस्तेमाल किया और आपको ऐसे ही फेंक दिया? उन्होंने बस मुझे चुनने का एक मौका दिया था। मैंने ये चुना था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे इस बात का जरा सा भी दुख नहीं है। मैं आपसे थोड़ी देर और बात करना चाहता था। मैं आपसे सच में बहुत ज्यादा बात करना चाहता था। मैं आपके साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। मुझे माफ कर देना जिन्वो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पिता कभी भी बन ही नहीं पाया। जिन्हा, हाँ, अभी लगता है हम यहाँ से निकल सकते हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि अभी हम यहाँ से जा सकते हैं। तुम सभी कान खोल के सुन के रखो मोनार्क्स। आज तुम सभी ने यहाँ पर जो जो चीजें की है, तुम्हें उन सभी का भुगताना भरना ही पड़ेगा। तुम सभी ने मुझे सुन लिया ना मोनार्क्स? उस दिन जब शैडो मोनार्क्स धरती पर आए थे तो जमीन गुलाबों की तरह रंगीन हो चुका था। ग्रेट थॉमस अंद्रे चलने के हालात में नहीं थे। वहां पर एम्बुलेंस आया था उन्हें लेने के लिए। सभी मॉन्स्टर्स ने और वहां के सभी सिटीजन्स ने चलना तब बंद कर दिया था
वहां पर बस उन सभी के अवशेष बच चुके थे जो कि ये दिखाते थे कि वो वहां पर कभी मौजूद हुआ करते थे। उस वक्त जिनवू इधर अपने घर लौटकर वापस आ चुका था। जिनवू की माँ और जिनवू की बहन जिन्हा, उन्हें काफी ज्यादा खुशी थी कि जिनवू सही सलामत घर लौटकर वापस आ चुका था। मुझे लगता है अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। वो जो बीस्ट था और वो जो औरत थी जिन्होंने इस शहर पर हमला किया था, वो अभी मारे जा चुके हैं। मैं आखिर में उस बीस्ट को मारना चाहता था। मैं उस बीस्ट को मारना चाहता था जिन्होंने हमारे चेयरमैन की जान ली थी। मैं अपने खुद के हाथों से उसे मारना चाहता था। मेरे ये सब करने से पहले तुमने ये कर दिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद मैं उस इंसान को देख पाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया हंटर। उसके बाद सभी को ये पता चलता है कि शहर में जिन्होंने हमला किया था वो सभी डिमोनिक बीस्ट ही थे। उन्होंने शहर पर काफी ज्यादा तबाही की थी, इतनी तबाही जो कि किसी ने कभी भी देखी नहीं थी। बहुत तेजी से बारिश हो रहा था, लेकिन चाहे जो भी हो जाए, असली भयानक संकट तो अब आने वाला है, वो भी बस कुछ ही दिनों में। हम देखते हैं बहुत सारे हंटर्स वहां पर मौजूद थे। तो आखिर यही है कोलोसल गेट। ये उतना ही बड़ा है जितना मैंने सुना था। अगर दुनिया के सभी हंटर्स भी यहाँ पर मौजूद हो और अगर वो इस गेट को पार करे तो वो भी इस गेट के बाहर अदृश्य हो जाएंगे। तो आखिरकार ये शुरू हो चुका है। ऐसा पहली बार है कि दुनिया के बहुत सारे हंटर्स एक ही जगह पर मौजूद है। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इनमें से कितने ही बचेंगे। मैंने तुम्हें इससे पहले इतना ज्यादा नर्वस कभी भी नहीं देखा जिनको। अच्छा, तो क्या ऐसी बात है? जल्दी ही ये गेट खुल जाएगा और उसके बाद हम देखते हैं आसमान में गेट धीरे धीरे फटने लगता है। ये आ रहा है, सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर एक आर्मी है, एक बहुत बड़ा आर्मी। सभी अपनी अपनी जगह ले लो। हम अभी यहाँ पर बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट के साथ लड़ाई करने वाले हैं। ये तो हम देखते हैं गेट के उस पार से बहुत सारे शैडो बीस्ट निकलने लगते हैं। ड्रैगन कलामिस और साथ ही साथ बहुत सारे शैडो सोल्जर्स और भी कई ढेरों सारे ड्रैगन मॉन्स्टर्स वहां से निकलने लगते हैं, साथ ही साथ ड्रैगन स्लेयर्स भी। सभी आगे आ जाओ और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। सभी आसमान की तरफ देखते हुए लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी वहां पर एक जोर से टेलीपैथी की आवाज आता है। कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। लेकिन क्यों? आखिर आप हमें क्यों रोकना चाहते हैं? हमला रोक दो हंटर निम। लेकिन क्यों? सब कुछ बिल्कुल ठीक है चेयरमैन। सभी ड्रैगन स्लेयर्स, शैडो कमांडर जनरल, लेफ्टिनेंट और सभी सैनिक ड्रैगन्स के साथ वहां पर मौजूद थे। वो पूरी की पूरी सेना शैडो मोनार्क की थी। सभी शैडोज वहां पर हवा में थे। जिनवू उधर शैडो सोल्जर्स के कमांडर के पास जाता है और उसके बाद शैडो कमांडर जिनवू के सामने अपना सर झुका लेता है। ग्रैंड मार्शल बेलियन, हम सभी श्रद्धा के साथ अपना सर आपके सामने झुकाते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? चल क्या रहा है आखिर इस जगह पर? क्या तुमने उन्हें ध्यान से देखा? हाँ, मैं देख सकता हूँ। उनमें से एक वो है जिसने पूरी की पूरी मानव जाति को डरा कर रखा है और वो सभी एक के बाद एक इस जगह पर एक साथ मौजूद है। तो यही असल में शैडो आर्मी है। ये शैडो मोनार्क की वो आर्मी है जो उसने मेरे लिए पीछे छोड़ के गया है। तो ये है वो शैडो आर्मी। तो फिर ठीक है, यही से ही अब असली युद्ध की शुरुआत होता है। और फिर वहां से ही कुछ दिनों के बाद कोरियन हंटर एसोसिएशन में इमरजेंसी मेजर्स कमेटी मीटिंग रूम पर फॉरेन प्रेस ने रिक्वेस्ट ये किया था कि हंटर बुरेव और साथ ही साथ जिनवू को लेकर वो कहाँ रहते हैं वो सभी बातें रिवील किया जाए। और वहीं पर ही बहुत सारी बातें चल रही थी, जैसे हेडक्वार्टर्स की बातें और सिटीज में कहाँ पर लोगों को रखा जाए। साथ ही साथ जिमी शो पे हंटर संग जिनवू का कोई इंटरव्यू की बात भी हो रहा था। हंटर संग जिनवू के समन्स बस ऐसे ही वहां से बाहर आ गए। तो तुम क्या चाहते थे कि उस कोलोसल गेट से बड़े बड़े डिमोनिक बीस्ट बाहर आ जाते? नहीं, मेरा ये तो मतलब नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि अगर इन सभी चीज़ों को किया जाए तो बहुत सारे कॉल्स और इंटरव्यूज़ के रिक्वेस्ट भी आएंगे? अगर ऐसा किया जाए तो बहुत सारे फैमिलीज़ के जो हंटर्स हैं उनसे भी कॉल्स आएंगे।
और अभी हम इतने भी ज्यादा फ्री नहीं है कि हम ये सब काम भी कर पाए। कोलोसल गेट से इतने सारे डेमोनिक बीस्ट बाहर आए और वो सभी जिन्वू के आर्मी में शामिल भी हो गए, और उसके बाद अचानक से हंटर संग जिन्वू गायब भी हो गए। वैसे ये अजीब बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि वो गायब हुए हैं। इसलिए मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि हंटर संग जिन्वू अभी कर क्या रहे होंगे। हम जिन्वू को एक खाली मैदान वाली जगह पर देखते हैं। वो अपने उस बिग जायंट के हाथ में खड़ा हुआ था और सभी शैडोज के फाइट को देख रहा था। एक ऐसा प्रैक्टिस वेडल जो कि मेन फोर्स को डिवाइड करके बनाया गया हो। मैंने ऐसे मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में पहले नहीं सोचा था। हाँ बेशक, क्योंकि वो मरने तो नहीं वाले। और उसके बाद बेरू वहां पर आ जाता है और वो ग्रैंड मार्शल में अपना पोजीशन के बारे में जिन्वू से पूछने लगता है। और उसके बाद वो ग्रैंड मार्शल के मेन कमांडर को चैलेंज कर देता है लड़ाई के लिए। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद लड़ाई शुरू होता है तो हम देखते हैं ग्रैंड कमांडर के पास एक लंबी तलवार थी, और उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाता है। बेरू तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जिन्वू मन ही मन ये सोचने लगता है कि उसके पास लंबी तलवार मौजूद है, जिसके चलते बेरू के पास थोड़ा सा तो एडवांटेज मौजूद ही है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं वो तलवार धीरे धीरे एक एक टुकड़ों में खुलने लगता है, और फिर वो एक चेन की तरह बन जाता है, और उससे वो शैडो मेन लीडर ग्रैंड कमांडर एक चाबुक की तरह इस्तेमाल करने लगता है। हम देखते हैं वो एक चाबुक तलवार था, यानी वो बेरू के लिए मुसीबत बन सकता है। बेरू के ऊपर लगातार बहुत सारे हमले हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से उससे बच जाता है। अब बेरू उस हमले से भी बच के आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है, और फिर वो उस पर सामने से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उस तलवार चाबुक के संजीरों में जकड़ा जाता है, जिससे वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाता है। जिन्वू भी ये देखकर हैरान हो चुका था कि बेरू के अटैक को उसने एक ही बार में न्यूट्रलाइज्ड कर दिया था। वो यही सोच रहा था कि उसका एक एक अटैक अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी तरीके से काफी था। इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसके पास ग्रैंड मार्शल का टाइटल है, लेकिन वो फिर भी अपना सर नीचे नहीं झुकाएगा। बेरू तब भी धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और उसकी आंखें चमकने लगता है। इंसेक्ट्स का असली ताकत उनके दांतों में मौजूद होता है। हम बेरू को देखते हैं जो कि अपने दांतों से उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम चाइनीज हंटर जिंगयांग को देख पाते हैं, जो कि फ्लाइट पकड़ के साउथ कोरिया जाने वाले थे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद जब भी लियो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं आसमान में और एक गेट आ चुका था। अच्छा, तो क्या यही बात है? तो इसके चलते ही शैडो मोनार्क हमारे खिलाफ हो गया। कोई बात नहीं, मैं उसे अपने तरीके से देख लूंगा। तुम सभी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जितनी सेनाएं मौजूद है उसकी ताकत से हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। मेरे सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम इधर बेरू को देखते हैं जिसे धोबी पर छाड़ दिया जा रहा होता है। घड़ी डिटर्जेंट से भी इतना अच्छा धुलाई नहीं होता जितना इधर ये ग्रैंड मार्शल कमांडर बेरू का हालत को कर रहा था। मेरे राजा, मैं क्या इसे जारी रख सकता हूँ? बेरू, आखिर तुम्हें ग्रैंड मार्शल ही क्यों बनना है? क्योंकि मैं हमेशा ग्रैंड मार्शल बन के आपकी तरफ ही रहना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, ग्रैंड मार्शल मेरे राइट साइड में रहेंगे और तुम मेरे लेफ्ट साइड में रह लेना। ये तो तुम कर सकते हो, है ना? मेरे राजा की अगर मेरे लिए यही इच्छा है तो बिल्कुल भी रोना मत। मेरे राजा, आप कृपा करके हमें लड़ाई का मौका दे। कोई जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल मेरे पीछे ही रहोगे। हाँ, तो क्या मार्बल ऑफ ग्रीड को पकड़ना इनके लिए चीटिंग नहीं होगा? तो आखिर ये सभी क्या कर रहे हैं? ये सभी यहाँ पर एक छोटा सा आराम करने की जगह बना रहे हैं ताकि आप यहाँ पर आराम से रह सके। मेरे राजा, क्या बेरू ने तुम सभी को कहा यह सब कुछ करने के लिए? मेरे राजा, आप अपनी परछाई में सभी सोल्जर्स को क्यों नहीं बुला लेते? मैं बस उनको थोड़ा सा आराम और सांस लेने की जगह देना चाहता हूँ।
वो वही डायमेंशनल रिफ्ट में ही फंसे हुए थे जब तक हम यहाँ पर नहीं आ गए थे। बिलियन, क्या तुम्हें ज़रा सा भी बुरा नहीं लग रहा क्योंकि तुम एस्पॉर्न के उस शैडो मोनार्क से फिर कभी भी नहीं मिल पाओगे? मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। उन्होंने जो भी ऑर्डर दिया मैंने वो सब कुछ माना। मुझे खुद पर पूरी तरीके से भरोसा है क्योंकि मौत से उन्होंने जिसे ताकत दी है, उन्होंने जिसे जिंदा किया है, वो पहला सोल्जर मैं हूँ। मैं उनकी कही हर बात मानता हूँ और उनकी हर बात को मैं हमेशा के लिए याद भी रखता हूँ। और उन्होंने जो जो सिद्धांत लिया है मुझे उन पर कभी भी शंका नहीं हुआ। मैं तुम्हारे और एस्पॉर्न के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे? मेरे राजा, ये कहानी बहुत लंबी होने वाली है, क्या आप सुनेंगे? ये उस वक्त की कहानी है जब मैं बस पेड़ का एक फल था। स्वर्गीय सभी सोल्जर्स जो सभी जन्मे थे शाखाओं में, जो कि पेड़ों के फल होते हैं। एक फल? लेकिन कहाँ के फल? ये एक बड़ा सा पेड़ होता है जो कि आसमान को भी ढक देता है। हाँ। उसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं जो कि घर पे आके खाना बना रहा था। मैं इस दुनिया में सभी को बचा नहीं सकता और इस दुनिया को बचाने की कसम भी मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं ऐसा पूरी तरीके से कर पाऊँ इसकी कोई गारंटी भी नहीं दे सकता। एशबॉर्न्स के मेमोरीज में मैंने जितना देखा है उससे मैं जानता हूँ कि ड्रैगन किंग की ताकत बहुत ही ज्यादा है। मॉम, आखिर ये कैसा है? ये टेस्टी है ना? मुझे तो पहले ये बात पता ही नहीं था कि मेरा भाई इतना अच्छा खाना भी बना सकता है। मुझे लगता है कि बाहर कोई मिलने आया है, मैं जाकर दरवाजा खोल देता हूँ। हाँ, लेकिन डोरबेल की तो कोई आवाज नहीं आई है। आखिर क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हंटर संग, मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ पर बिना बताए आपसे मिलने के लिए चला आया, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं? मुझे ऐसा लगा था कि मैं इटर्नल स्लम्बर से इसलिए उठ पाया क्योंकि मैं एक स्पेशल इंसान हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ऐसे मिरेकल्स होना असंभव है, या फिर कहे तो ये मिरेकल्स इतनी आसानी से तो होते नहीं है। और बस तुम्हारी माँ के सिवाय और एक इंसान ही इटर्नल स्लम्बर से उठा है, वो हूँ मैं इस चीज़ में कोई भी मदद नहीं कर पाया क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था और मुझे यही लगा था कि तुम ही मुझे बचाओगे आकर, इसलिए सस्पेक्ट भी तुम थे। तो आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की? मुझे बस तब ये लगा था कि आप एक भरोसेमंद आदमी हैं। अगर आप कामचोर इंसान होते, यानी कि आपको जो काम दिया जाए आप वो ठीक से नहीं करते, तो मैं आपके लिए अपनी जान कभी भी जोखिम में नहीं डालता। तो इसका कारण यह है क्योंकि मैंने जिन्हों का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया। हाँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। प्लीज़, तुमने जो मदद की है मुझे एटलीस्ट उसका हाफ नहीं, उसके आधे से भी आधा मदद करने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे मांगना चाहते हो, या कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें चाहिए? कुछ ऐसा जो मुझे चाहिए? मैं अगर कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो अगर कभी भी मुझे कुछ हो जाता है तो आप क्या मेरी जगह मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल रखेंगे? क्या बस इतना ही चाहिए? हाँ, मुझे बस इतना ही चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके बाद न्यूज़ रिपोर्ट में भी ये दिखाया जाता है कि चाइना के शंघाई में एक कोलोसल गेट ओपन हुआ था और इसी तरह बाकी 8 देशों में ऐसे ही कोलोसल गेट देखा गया है। हंटर निम, आखिर आपको क्या लगता है? नहीं, मैं भी इस बारे में ठीक से नहीं जानता। तो इसका मतलब उन सभी जगहों पर आपका आर्मी नहीं है? नहीं, वहाँ पर दुश्मन मौजूद है। चेयरमैन, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? हाँ, मैं तुम पर पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझ पर भरोसा कीजिए और मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो देखिए। तो क्या? अपने फिंगर टिप से जिन्वो चेयरमैन के फोरहेड पर टच करता है। सभी मोनार्क्स की स्टोरी एक के बाद एक और रूलर्स, ऑथोरिटी, सब कुछ जो जिन्वो ने देखा था, सीखा था, सब कुछ चेयरमैन के दिमाग में आ जाता है। आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? इसे इतना सब कुछ, ये तो असंभव है। मुझे लगा था कि ऊपर वाले ने ये ताकत इंसानियत के कुछ इंसानों को बस इसलिए दिया है क्योंकि मुझे ये लगा था कि वो जो डेमोनिक बीस्ट है
उन सभी से लड़ाई करने के लिए ही हमें ये ताकत मिला है। लेकिन अगर तुमने मुझे ये जो दिखाया, अगर ये चीज़ सच है तो मैंने जो जो चीज़ें सोचा है वो सब कुछ एक सपने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मैंने सभी चीज़ों को गलत समझा। हंटर्स जो कि एवेकेंडर्स होते हैं, जो एक के बाद मार के ही जिंदा बचते हैं, उनकी असली ताकत वो युद्ध, कुछ इंसान का ऐसे जिंदा बच जाना, ये वो लड़ाई नहीं है जो कि ह्यूमंस और मोनार्क्स के बीच में है। ये तो रूलर्स और मोनार्क्स के बीच में लड़ाई है। ये उन दोनों दलों का युद्ध है कि आखिर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कौन हासिल कर पाएगा। आखिर ये सब कुछ कैसे हंटर संघ और आप अकेले ही उन सभी के साथ लड़ाई करना चाहते हैं? यही आपका प्लान है? हाँ, तो आखिर हम सभी आखिर कैसे आपकी मदद करेंगे? क्या किसी और ने भी कहा कि वो यहाँ पर आने वाले हैं? नहीं सर, 152 कंट्रीज हैं जिनका जिक्र मैंने आज सुबह आपके सामने किया था। हंटर संघ ने कल आपके ऑफिस में क्या बात बताई थी? मैंने आपके चेहरे को ऐसा बेरंग होते हुए पहले कभी भी नहीं देखा था। ड्रैगन्स की आर्मी अंधकार से बाहर निकल रहा है। वो एक ही गिगांट्रिक ड्रैगन जो कि उन सभी के सामने आएगा। उसी वक्त सभी हंटर्स एक साथ होंगे और उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन जो चाहे वहां से भाग भी सकता है और यहाँ पर उतनी भी ज्यादा ताकत नहीं है कि उस एक सांस का भी मुकाबला यहाँ पर कोई कर पाए। ये दुनिया एक ही सांस में तबाह हो जाएगा, मैंने ये पहले ही महसूस कर लिया है। तो आखिर हंटर संघ जिनवो उनके विरुद्ध कैसा लड़ाई करना चाहते हैं? हंटर नेम, ये मैं बात कर रहा हूँ, वो जिनजुल। मैंने सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर बुला लिया है, जैसा कि आपने मुझसे कहा था। तो अभी आप कहाँ पर हैं? हाँ, मैं बिल्कुल यहीं पर अभी आया हूँ। मैं खामोखा आपसे आपकी जगह पूछ रहा था। सभी बिल्कुल पागल हो जाएंगे जब सभी ये बात सुनेंगे, और कोई देश तो इस बात को मान ही नहीं पाएगा। मैं पूरी तरीके से इस बात से अवगत हूँ। तो फिर आज आपको सच में ऐसा लगता है कि ये करना ज़रूरी है? हम आज दुनिया को पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। सो दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। आज का एपिसोड, आज का एक्सप्लेन यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को इस बार का एडिट ज़रूर बेहतर लगा होगा। इस बार मैं एडिट चेंज करने वाला हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को शिकायत का तो ज़रा सा भी मौका नहीं दूंगा। और बाकी कुछ जगह पे जो बैकग्राउंड आवाज़ें होते हैं ना, तो ठीक है, मैं अगर नॉइज़ रिमूव करूँ तो वो जो मैं मॉन्स्टर वाला ग्रिल वाला करता हूँ तो मेरे रियल वॉइस के साथ वो भी कट हो जाता है, मैंने देखा है नॉइज़ रिमूवर पर। तो हम नॉइज़ रिमूवर का इस्तेमाल इस चीज़ पर नहीं कर सकते, जो कि जहाँ पर मॉन्स्टर्स के साउंड होते हैं, तो इसलिए पूरा कट हो जाता है। और उस पार्ट को अगर मैं कट करके भी करना चाहूँ ना, स्प्लिट करके, तो भी वो नॉइस रिमूवर पे होता नहीं है। तो बस यही दिक्कत रहता है, बाकी सब कुछ ठीक होगा। अगर आप लोग बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करो तो आप लोगों को एपिसोड पूरा ठीक ठाक ही लगेगा, क्योंकि मैंने इस बार क्वालिटी के ऊपर पूरा ध्यान रखा है और हर एक पेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया है। क्योंकि एडिट में भी मेरा गया है एक्स्ट्रा 2 से 3 घंटे गए हैं, मेरा एक्स्ट्रा गया है। और बाकी सब कुछ तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने कैसा काम किया है, आपको इस एपिसोड पर देखने को मिल ही जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी मुझे कमेंट करके ये तो ज़रूर बताना कि एडिट कैसा लगा। साथ ही साथ सब कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने जो चीज़ें किया है या वगैरह वगैरह जो है सब कुछ आप बता सकते हो मुझे। और ज़रूर बताना दोस्तों कि आप लोगों को कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ बुरा लगता है। जो अच्छा होता है उसे मैं और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, और जो बुरा हो रहा है तो आप मुझे वो बताना, मैं उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। हाँ, लड़कियों की आवाज़ की बात मत करना यार, लड़कियों की आवाज़ में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट करना। या फिर अगर निगलेक्ट ना कर सकूँ तो कमेंट में करके वो भी आप बता सकते हो। और साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट्स के मैं हर एक कमेंट्स का आंसर भी दे रहा हूँ, आप लोग आके भी चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कमेंट शो करूँगा, तो आप लोग वहाँ पर भी चेकआउट कर ले सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा। मांगा मानहुआ देखते रहो, साथ ही साथ एनीमे भी देखते रहो।